नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीरू ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं आपके बीच यूपी टेट 2022 प्रीलिमिनरी लेवल मैथ आंसर की, जो कि आपका 23 जनवरी 2022 को एग्जाम हुआ है। उसी की मैं आज आंसर की लेकर उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चनों का क्रम चेंज हो सकता है, पर आपके क्वेश्चन जो मैं 30 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्रम आपका चेंज हो सकता है। क्वेश्चन 91 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदु क्रम से DEF हैं, तो ज्ञात कीजिए निम्न से कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए, अगर जो त्रिभुज एबीसी को देखते हैं तो इसमें एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी कि जो FE है आपकी लाइन, ये किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। और जो DE है ये वाली, ये आपके AB के पैरेलल है, BE के पैरेलल है। और जो आपकी DF है ये वाली लाइन, ये आपकी किसके पैरेलल है? AC के पैरेलल है। तो हम एक चीज कह सकते हैं कि अगर जो हम ये माने कि एक समबाहु त्रिभुज है, ऐसा है समबाहु त्रिभुज, अब हम ये कैसे कहें कि समबाहु त्रिभुज ही होगा? क्योंकि इसमें कहीं नहीं दे रखा कि किस तरह का त्रिभुज है। तो हम एक परिकल्पना कर सकते हैं कि ये जो है एक समबाहु त्रिभुज है, ऐसा हम मान सकते हैं। पर हमें उस त्रिभुज जो हम मान रहे हैं उसकी सारी कंडीशन फुलफिल करनी होगी। जब भी हम आगे कंडीशन लगाएंगे वो समबाहु त्रिभुज की ही लगाएंगे, हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, तो इसके हिसाब से अगर हम इसको ये मध्य बिंदु अगर जो हम मिला रहे हैं तो आपका जो FE बराबर होगा वो D के बराबर हो जाएगा, और D जो है वो FD के बराबर हो जाएगा। FE बराबर होगा D के और D बराबर होगा DF के। तो ये आपके तीनों लाइन जो लाइन आप देख रहे हैं ये जो है बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये भी आपका एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यानी त्रिभुज ABC भी समबाहु है और त्रिभुज DEF भी समबाहु है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज कैसे है? समबाहु है। अब देखिए, अगर जो मैं ये लाइन देखूं AD, तो ये आप देख रहे होंगे कि AEDF ये आपका क्या है? समचतुर्भुज बना। क्या बना? ये समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में जो आप AD का जो विकर्ण है तो FE भी आपका विकर्ण होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, आपकी AE और AF भी बराबर होंगे। यानी कि मैं ये कह सकता हूं AF बराबर AE बराबर ED बराबर FD। जब ये चारों ही रेखाएं बराबर हो गई तो इसका मतलब ये है कि ये भी बराबर होगी, ये भी बराबर होगी, ये भी बराबर होगी, ये भी बराबर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज जो हम लेकर के चल लेते कौन सा, DEF का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा आपका? त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए, अब ये क्योंकि चार चार त्रिभुज हैं और चारों त्रिभुज जो हैं वो इक्वल साइज के हैं, तो कितना हो जाएगा? 1/4 गुणा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ आपका सही हो जाएगा। 1 2 3 4 ये चारों ही त्रिभुज आपके समान हो जाएंगे जो आप समबाहु मान करके चल रहे हैं। तो इसमें से आपको 1 का क्षेत्रफल देखना था, तो आपकी क्योंकि टोटल जो क्षेत्रफल वो 4 है, तो 1/4 हो जाएगा आपका त्रिभुज DF का क्षेत्रफल। क्वेश्चन 92 कह रहा है यदि किसी दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य A, ज्यामितीय माध्य G तथा ऋणात्मक माध्य H हो तो। अब देखिए, जो कंडीशन है उन्हें हम देखते हैं कि AGH में हमें संबंध देखना है। तो समांतर माध्य A क्या होता है? अगर जो मेरे पास दो संख्याएं हैं A और B, तो समांतर माध्य A क्या होगा? A + B/2 होगा। और ज्यामितीय माध्य क्या होगा? √A गुणा B होगा। ठीक है, और H क्या होता है आपका? 2AB/A + B। ये हमारा क्या है? AGH की वैल्यू होती है अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं A और B। अब देखिए, अगर मैं इनकी वैल्यू रखूं, सपोज करो मैं इसकी वैल्यू जो है आपकी 3 और 4 ले लेता हूं, A बराबर 3 ले लेता हूं और B बराबर क्या ले लेता हूं? 4 ले लेता हूं। तो 3 + 4/2 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 3.5 आ जाएगा आपका। इधर आप देखेंगे √3 गुणा 4 हो जाएगा, यानी कि √12 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी लगभग आ जाएगी 4 × 12 3.46 के आसपास आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, और इधर आपका जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 4/3 + 4, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 3 7 3 2 6 24/7।
यानी कि ये आ जाएगा आपका 3.43। अब देखिए इसमें जो है ए की वैल्यू कम है, बी जी की ज्यादा है, और एच की जो है वो उससे कम है। ठीक है, तो अब हम इसे, क्योंकि हमें इसमें देखना क्या है, सबसे पहले बड़ा लेना है, क्योंकि हमें रिलेशन देखना है नीचे। तो हम एक चीज देख पा रहे हैं कि ए क्या है इसमें, सॉरी, ए क्या है, सबसे बड़ा है, किससे बड़ा है, जी से बड़ा है, और जी आपका किससे है, एच से बड़ा है। ठीक है, ये संबंध हमारा बन रहा है। पर देखिए इसमें क्या है, इक्वल का साइन और है, तो हम एक कंडीशन और लगा करके देखते हैं कि हम ये मान के चलते कि ए बराबर, सपोज करो मेरे पास 4 है और बी बराबर 4 है, तो क्या कंडीशन बनती है देखिए। तो आपका क्या हो जाएगा, 4+4/2 हो जाएगा, यानी कि आपका 4 आ जाएगा ए बराबर। वैसे ही आप जी निकाल लेंगे ज्यामिति माध्य, तो आपका देखिए √4 × 4 होगा, तो ये भी 4 आ जाएगा। और अगर जो आप एच निकाल लेंगे तो 2 × 4 × 4 करेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, 4+4, 4×4 = 8, और 4×2 = 8, ये भी आपका 4 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि अगर जो आप संख्या की इक्वल वैल्यू लेकर चल रहे हैं, तो आपका जो है ए बराबर जी बराबर एच, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका ए बराबर जी बराबर भी एच आ जाए, और एक पॉसिबिलिटी है कि ए बड़ा होगा जी बड़ा होगा एच से। तो ये दोनों ही जब हम कंबाइंड करेंगे तो आप इस तरह से लिख पाएंगे इसको। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका क्या संबंध सही हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रम में से 5 और 36 हो तो उनके व्युत्क्रमांक का अंतर होगा। देखिए क्या कह रहा है, अंतर, यानी कि अगर जो मैं a माइनस बी कर रहा हूँ, दो संख्याएं मेरे पास ए और बी, तो इनका अंतर कितना 5 है, और इनका गुणनफल कितना है, a × b बराबर कितना है 36। ये निकालना क्या, व्युत्क्रमांक का अंतर, यानी a 1/a माइनस 1/b। यहाँ आप देखेंगे a × b, और ऊपर आ जाएगा आपका b माइनस a। देखिए ये अंतर बोल रहा है, तो a माइनस बी भी हो सकता है और b माइनस ए भी हो सकता है, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या 5/36, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान कौन थे, ये आपको जाएंगे श्रीनिवास रामानुज। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर हो तो उसकी छत का क्षेत्रफल बताइए। देखिए इसमें दे रखा है लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। ठीक है, और एक कंडीशन और दे रखी है कि एच कितना है, 11 मीटर है। देखिए इस सवाल में मैंने जो आपको दिखाया कि जो कमरा है उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होंगी दीवारें, और उसका जो फ्रंट है और बैक है वो भी बराबर होगा। तो अगर जो मैं जब क्षेत्रफल निकालूंगा चारों दीवारों का, तो देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए सवाल के ना हिसाब से दिया हुआ है कितना 660, और हमारे हिसाब से क्या होगा 2 गुणा। ठीक है, क्योंकि अब अगर हम देखते हैं फ्रंट देखते हैं, 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फ्रंट और बैक एक जैसे होंगे, तो 2 गुणा एल गुणा बी हो जाएगा, प्लस, और राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर है तो इसको हम 2 ले रहे हैं, एक को गुणा कर लेंगे, 2 गुणा बी गुणा एच हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बी, क्योंकि बी तो यहाँ साइड में है ना, तो एल गुणा एच आएगा, मतलब ये वाला एच आएगा, तो ये मैंने जो है गलत लिख दिया यहाँ पर, ये एच हो जाएगा आपका। तो 2 गुणा एच आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा आपका एल प्लस बी, और यहाँ क्या है 2 गुणा एच की वैल्यू कितनी है 11 है, और एल की वैल्यू कितनी है 2 भी है, और ये आपका हो गया बी। और यहाँ आपका क्या है 660 था, तो 11 दूनी 22, और 22 या 30 आ जाएगा आपका, तो 30 बराबर आ जाएगा 3b, तो b बराबर आपका आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, तो b 10 मीटर है, तो एल आपका कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, और आपको निकालना क्या था, छत का क्षेत्रफल, तो छत का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है आप ध्यान दीजिए, छत का क्षेत्रफल ये वाला, ये छत है ना आपकी, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपकी एल है और ये आपकी बी है, तो एल गुणा बी, सिर्फ उसने छत का क्षेत्रफल पूछा है आपसे, तो एल आपका कितना हो जाएगा 20, बी कितना हो गया 10, यानी कि आपका 200 मीटर स्क्वायर। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह है 10⁻³ बराबर 125, तो इसका हम लिख सकते हैं 10⁻³ और 125 को क्या लिख सकते हैं 5⁻3। ठीक है, ठीक है, आपके पास होता है a⁻m⁻n बराबर a⁻m�n। ठीक है, वहीं से मैंने इसको अलग किया है। तो 10⁻x बराबर कितना आ जाएगा आपका 5, निकालना है आपको 10⁻⁻2x, तो 10⁻⁻2x यानी 1/10⁻2x, यानी कि 1/10
10 की पावर x का स्क्वायर, तो 1/10 की पावर x कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 5 पंजे 25, 1/25, 1/25, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16075 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होगा। देखिए इसमें आपको क्या है कि वो संख्या याद करनी है जिसको आप 167 के साथ में गुणा करते करेंगे और उसमें क्या शेषफल यानी 43 जोड़ेंगे, तो आपके पास क्या मिलना चाहिए 16075। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर जो हम देखते हैं कि दो ही अंक आएंगे तो दो अंक आएंगे और एक चीज और है सब में 6 है, वैसे भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है। देखिए जो भी संख्या को मैं गुणा करने जा रहा हूँ यानी 167 को मुझे दो संख्या से गुणा करनी है, यहाँ पर वो नंबर आएंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ उसकी गुणा होती है और उसके बाद यहाँ कुछ नंबर आएगा, उसके बाद यहाँ क्रॉस लगाएंगे और नीचे क्या है, इसके बाद जो भी यहाँ पर गुणा करके आएगा उसको हम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आपको 43 और जोड़ना है। ठीक है, और तब आपके पास अंक मिलना चाहिए 16075। ठीक है, अब देखो मैंने इतना कुछ लिखा, आपको इसे समझने की कोशिश करना है, इसको पूरे सवाल को हल करने की जरूरत नहीं होती इस तरह के सवालों में। अब देखिए 167 को आपको क्या गुणा करना है, दो अंक आने हैं। अब देखिए यहाँ ऐसी संख्या आनी है इस जगह पर कि इसकी गुणा और 3 का योग क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर मेरे पास क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए किसी भी तरह से। अब 2 कैसे आ सकता है, आप इस चीज को ध्यान दीजिए। तो 7×6 = 42, आप जब 6 से गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 6×7 = 42 का 2 ऐसे लगे 4 और 6×6 = 36 और 4 40। तो आप यहाँ जीरो रखिए, 4 को अभी रहने दीजिए अब, क्योंकि उससे आगे मुझे जरूरत है नहीं, बाकी क्यों गुणा करें कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए जो दूसरा अंक होगा वो पहले अंक तो यहाँ तो जाएगा नहीं, अब क्योंकि यहाँ पर आना है जो भी अंक आना है और उसकी जोड़ कितना हो जाए 7 होना चाहिए, तो यहाँ क्या संख्या है तो इसका मतलब यहाँ 3 आना चाहिए, तभी तो ये 7 बनेगा। और 3 कैसा आ सकता है 9×7 = 63, तभी आपको 3 आएगा। 6 की मुझे जरूरत नहीं, मुझे तो ये 7×5 मैच कराना था। ठीक है, बाकी आपका ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 96, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या, ठीक है हमें क्या अभाज्य संख्या निकालनी है 50 से छोटे। आप देखिए काउंट कीजिए 2 3, क्योंकि 1 तो होती है 2 3 5 7, 9 भी नहीं होगा 11 13 14 15, ये 17 हो जाएगा, उसके बाद 19 हो जाएगा, उसके बाद 21 होगा नहीं 23 हो जाएगा, 29 31 37 41 43 और 47, ये जो है आपके 15 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक्चुअल में क्या है, अब 1 से 50 तक देखेंगे तो आपके क्या है प्राइम नंबर कितने मिलते हैं 15 मिलते हैं, और अगर आप 51 से 100 तक जाएंगे तो ये आपको 10 मिलते हैं प्राइम नंबर, और टोटल जो होते हैं 25 होते हैं 1 से 100 तक। तो ये आपको याद रखना होना चाहिए, पता होना चाहिए, और नहीं है तो आप ऐसे भी काउंट करके देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 है, देखिए ये है 8 8 8 8, उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 8 × 8 भुजा का स्क्वायर, प्लस आयत का क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई 16 × b, हमने चौड़ाई b मान ली, तो 8 दूनी 16 2 दूनी 2 चौका 8, तो b बराबर कितना आ गया 4, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया। देखिए a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हमने क्या मान लिया k मान लिया, a की वैल्यू 3 के, b की वैल्यू 4 के, c की वैल्यू 7 के, हमें निकालना क्या है a + b + c/c। तो देखिए ये तीनों को जोड़ेंगे a b c को, तो 7 4 7 3 10 4 14 के हो जाएगा, और c की वैल्यू कितनी है आपकी 7 के, तो ये आपका k से k कट गया 7 दूनी 14, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, जब भी इस तरह के सवाल होते हैं तो इन्हें हम क्या करते हैं, उनको हम ओड डे निकालने की कोशिश करते हैं। ओड डे का मतलब ये होता है, जैसे कि सपोज करो मेरे पास 29 डेज हैं, तो मैं इसे 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 चौक 28 प्लस 1, तो जो 1 बचता है ये आपका ओड डे कहलाता है। ठीक है, तो इन्हीं को हम काउंट करके अपने सवाल को सरल करेंगे। ध्यान करना कैसे, देखिए 5 जनवरी 1991 से जब आपको 3 मार्च 1992 तक जाना, तो आप 4 जनवरी 1992 तक जाइए, यानी कि फुल ईयर जाइए आप। अब आप क्योंकि 1991 में जो है ये लीप ईयर नहीं है, क्या है ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर क्या है ये नहीं है, तो इसका मतलब कितने दिन होंगे इसमें 365 दिन होंगे।
तो यहाँ आपके 365 दिन हो गए। ठीक है, अब 365 को आप 7 से भाग करना, तो 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, आपको क्या मिलेगा, एक दिन मिलेगा। यही आपका ओड डे है जिसे मैं कह रहा था। ठीक है, इसको आप यहाँ काउंट करने के लिए लिख लीजिए। अब देखिए, क्योंकि 4 जनवरी तक इसलिए लिखा था मैंने, क्योंकि ईयर तो आपका 4 जनवरी तक खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास ओड डे एक मिला। और आगे जो है आप 5 जनवरी से फिर शुरू करिएगा। 1900 क्योंकि 92 में शुरू हो गया है, पर 92 में क्योंकि फरवरी आ रही है 5 जनवरी से 3 मार्च के बीच में, तो क्योंकि आपका लीप ईयर है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 366 दिन का हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ जो है फरवरी आपकी कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी। और मार्च के आपके पास कितने दिन है, 3 दिन है। और जनवरी को आपके दिन काउंट करने पड़ेंगे यहाँ पर। ये 5 जनवरी से 31 जनवरी तक आपके जो दिन होंगे, 5 और 1 6 और 1 7, यानी 27 डेज हो जाएंगे। अब आप इनका अगेंस्ट जो है लीप ओड डे निकालिए। आप इसे 7 से भाग करिएगा, 7 या 21, बचा कितना, 6 बच जाएगा। तो ये 6 जो है आपकी ओड डे, इन्हें आप यहाँ लिख लीजिए। 29 को फिर आप 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28 प्लस 1, तो ये आपका 1 ओड डे पे मिल जाएगा आपको यहाँ। क्योंकि यहाँ 7 से भाग हो नहीं रही, तो आपका जो है ये 3 जो है, जब 7 से भाग करेंगे तो 0 प्लस 3 रहेगा, तो 3 आपका यहाँ पर ओड डे ले लिया जाएगा। तो टोटल आप इन्हें काउंट करेंगे, 6 और 1 7 8 9 10 11, 11 दिन मिल रहे हैं आपको। तो 11 को फिर आपको 7 से भाग करना पड़ेगा, तो 7 तिगन 7, और ये आपके पास बचेगा 4। ये जो 4 है, ये ही आपका मेन रोल अदा करता है। इस 4 को क्या करेंगे आप, 4 को आप इस तरह से करिए कि आपको 1 2 3 4, 1 2 3 4, और जो आपका फर्स्ट डे है, ये वही डे है जो आपने शनिवार था, ये आपको वहीं से काउंट करना पड़ेगा। आपको सैटरडे था, 2 को आपका संडे हो जाएगा, 3 को आपका मंडे हो जाएगा, और 4 को आपको ट्यूसडे हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा आपका मंगलवार हो जाएगा। देखिए, 1/3 की पावर -3 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही मैंने क्या है, इसे सरल करता हूं जब, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 की पावर 3 लिख लेंगे। -1/4 की पावर -2 है, तो 4 की पावर क्या हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। और यहाँ क्या है, आपका भाग है, यहाँ पर आपका क्या रहेगा, ये ब्रैकेट रहेगा। और भाग क्या है, 1/4 की पावर -3, यानी कि 4 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ 3 दिन होती है 27 -4 चौक 16, और इसे आपको भाग किससे करनी है, 4 चौक 16 चौक 64 से। आप 27 4 7 4 11 भाग 16 64, सॉरी, तो 11/64 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं। ठीक है, जब ये क्वेश्चन संभव भुजाएं वाला क्वेश्चन आएगा, तो इसमें आपका एक रूल लगता है, वो थ्योरम लगती है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी या असमी का थ्योरम। ये क्या कहते हैं कि त्रिभुज, अगर किसी की त्रिभुज की 3 भुजाएं ए बी सी हैं, तो उसमें हमें क्या कंडीशन लगानी है, ए प्लस बी बड़ा होना चाहिए सी से, बी प्लस सी बड़ा होना चाहिए ए से, सी प्लस ए बड़ा होना चाहिए बी से, तभी वो त्रिभुज जो है संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। जैसे कि सपोज करो, मैं अभी इसमें एक 3 वाला एग्जाम्पल लेकर देख रहा हूँ, ये वाला। तो ये देखिए आपका क्या है, ए बराबर क्या है 6 सेंटीमीटर, और बी बराबर क्या है आपका 3, और सी बराबर क्या है 3। तो देखिए ए प्लस बी बड़ा होना चाहिए सी से, तो देखेंगे आप ए प्लस बी 6 3 9, और 9 बड़ा है सी से, ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल होगी। बी प्लस सी आपका ए से बड़ा होना चाहिए, तो बी प्लस सी करेंगे आप, तो 3 3 6, ये बड़ा नहीं हो रहा बल्कि बराबर हो रहा है। देखिए आपका 3 + 3, और इधर क्या है आपका 6, तो यह क्या है, 6 बड़ा 6 नहीं, ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही। तो हमें क्या है, ये जितने भी ऑप्शन होंगे सारों को चेक करना पड़ेगा, ए प्लस बी बराबर बड़ा है सी से, या बी प्लस सी बड़ा है ए से, या सी प्लस ए बड़ा है बी से। तो इसका जो, क्योंकि मैं अभी चारों को नहीं कर रहा हूँ, तो इसका ऑप्शन है, देखिए 6.3 वाला जो लास्ट आपका है, यही इसका आंसर होगा। अभी देखिए बताता हूँ मैं कैसे। ए बराबर हमने लिया 6.3, और बी बराबर लिया हमने 5.9, और सी बराबर लिया 4.6। ये सारी भुजा, एक तो सब जो है इक्वल, उनका मात्रा होना चाहिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यानी यूनिट समान होनी चाहिए। तो 6.3 5.9 4.6 है सेंटीमीटर में। यहाँ पर देखिए 105 मिलीमीटर है, तो इसे आप किसमें करेंगे, सेंटीमीटर में करें, तो 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 3.9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान रखना जब आप ये सरल करेंगे। तो देखिए ए प्लस बी बड़ा है सी से, देख लीजिए ए प्लस बी 6 5 11 ऑलरेडी बड़ा है, सरल करने की जरूरत नहीं, दिखाई दे रहा है। बी प्लस सी बड़ा है ए से, ध्यान दीजिए, बी प्लस सी 5, इसे 6 मान लो, 6 4 10, ये भी बड़ा हो गया। पर क्या सी प्लस ए बड़ा है आपका किससे, बी से, तो सी क्या है आपका 4.6 है, और ए कितना 6.3, 6 4 10 ये भी बड़ा है, यानी तीनों ही कंडीशन फुलफिल होगी, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा
फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, √3 और घनमूल 4 का और 5 की पावर 1/4। ठीक है, इनकी जो वैल्यू है आपको वो पहले इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए √3 की तो वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, और घनमूल जो है आपका 4 का निकालना है। 4 का घनमूल की जो वैल्यू आती है, अगर जो आप निकालेंगे तो ये आएगी लगभग 1.587। देखिए ये आपको निकालनी पड़ेगी। अब देखिए 5 की पावर 1/4 है ये भी। ठीक है, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2 की पावर 1/2। ठीक है, तो 5 की पावर मतलब 5 का रूट निकालना है आपको, तो आप इस तरह से देखिए थोड़ा सा आपको सरल जरूर करना पड़ेगा इस सवाल में, बाकी कुछ नहीं था सवाल के अंदर। ये आ जाएगा 2 दूनी 4, बचेगा आपके पास 100, यहाँ दशमलव लगा लेंगे, 2 दूनी 4, ये आपका 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, यानी 2.2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.2 का भी रूट लेना है आपको, यानी 1/2 रहेगी घात आपकी। तो 2.2 में आप 0 बढ़ा लीजिए, तो आप जो है ये क्योंकि 2 अंक हमें लास्ट में लेने रहते हैं ना घनमूल में, तो 1 का आ जाएगा 1 1 2 0 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा लोगे 1 पॉइंट, और यहाँ आपका जो है लगभग आ जाएगा 2 और 5 के आसपास जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे जो 5 के आसपास जाएगा, तो 1.5 के आसपास समथिंग इसकी वैल्यू आपकी आएगी। पर 1.5 से देखिए कम आएगी, क्योंकि 25 पंजे 125 होता, तो 125 से कम है, 120 में चलाना था, तो ये आपकी 1.49 के आसपास आएगी। और ये 1.5 या 1.7 है। उसने क्या बोला, आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले तो ये है 1.49 है, उसके बाद बढ़ते क्रम में चलना ना हमें, ये छोटा है, बड़ा क्या हो जाएगा 1.587 हो जाएगा, फिर आपका जब 1.732, तो सबसे बड़ा क्या हो गया, ये हो गया। तो √3 सबसे लास्ट में क्या है, ये है बीच में आपका घनमूल है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन 1 जो है सही हो जाएगा। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को हम क्या बोल लेंगे, सीपी बोल लेंगे, और उसके विक्रय मूल्य यानी एसपी का 3/2 है, यानी कि सीपी को क्या बोल रहा है वो, सीपी उसके एसपी का कितना है 3/2। का के लिए मैंने गुणा का साइन ले लिया, तो सीपी अपॉन एसपी कितना हो गया आपका 3/2। या मैं इसे ये भी तो कह सकता हूँ कि सीपी मेरा 3K है और एसपी मेरा क्या है 2K है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रेशियो में तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए परसेंटेज हानि है या लाभ है, ये हम कैसे निकालें। देखिए यहाँ एसपी का कम हो रहा है, तो आप किसी चीज को जो है कम में बेच रहे हो तो क्या होगा, आपको हानि होगी। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, जो भी आपका एसपी है माइनस सॉरी सीपी है माइनस एसपी, नीचे हमेशा सीपी ही रहता है, और इधर आपका क्या आ जाएगा 100। तो सीपी आपका कितना है 3K, एसपी कितना है 2K, और नीचे क्या है 3K गुणा 100। तो आप देखेंगे यहाँ आपका 1K अपॉन 3K, ये से के काट दीजिए आप, ये आपका आ जाएगा 33 सही 1/3%। ये क्या है आपका हानि रहेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आपको ये सवाल हल करना था, सिर्फ भाग देना था 12 से, 12 को, तो 12 अब देखिए यहाँ पर जब आप 1 उतारेंगे तो 1 तो उतार सकते हैं, उससे अगला उतारने के लिए आपको 0 लगाना पड़ेगा, अभी भी नहीं गया तो फिर 1 उतारेंगे फिर 0 लगाओगे आप। अब देखिए 12×8 = 96 हो गया, 96 हो गया, आपके पास कितना बचेगा 4 और 1 5 52 बचेगा, और 12 चौक 48, तो 48 के बाद आपको शेषफल कितना बचेगा 4, शेषफल उसने पूछा था। देखिए इसमें इकाई का अंक पूछा है, तो इकाई का अंक के लिए मैंने क्या 378 का 8 लिया है, 236 का 6 लिया है, 459 का 9 लिया है, 312 का 2 लिया है, क्योंकि बाकी अंकों की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। 8 संग 48, अगर हम दोनों ही गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, कुछ संख्या इस तरह से रहेगी, और 9 दूनी 18, तो यहाँ भी 8 आ जाएगा, कुछ इस तरह से आपकी संख्या रहेंगी। और इन्हें जब आप फर्दर गुणा करेंगे तो 8 64 मतलब 4 यहाँ आ जाएगा, आगे कुछ भी है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो यूनिट अंक ही अपना इकाई अंक ही देखना था। ये दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्य क्या होगा। अब देखिए सारे जितने भी आंकड़े हैं उनको आप जोड़ करके जितने आंकड़े हैं उनसे भाग कर दीजिए, तो टोटल आंकड़े मेरे पास है 10, इनको मैंने जोड़ा, तो ये कितना होना चाहिए आपका 4.5 होना चाहिए, इसे ही हम क्या बोलते हैं माध्य बोलते हैं। अब इन्हें जोड़ लीजिए जरा, 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15, 15 और 15 30, 30 5 35 5 40 2 42, यानी कि आपका आ जाएगा 42 + x अपॉन 10 + 10 बराबर 4.5। देखिए जो आंकड़े दिए हुए हैं उन्हीं को लिख करके मैंने यहाँ पर जोड़ा है, तो ये आपका आ जाएगा 42 + x बराबर 45, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा।
जो x बराबर 3 है, ये आपको वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई। अब इन आंकड़ों को क्या है, माध्यक निकालने के लिए व्यवस्थित करना पड़ता है एसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी में कर लीजिए आप। तो देखिए पहला तो मेरे पास 1 है, फिर मैं 2 है, फिर 3 मेरे पास अब 2 आ चुके हैं, देखिए एक ये है एक यहाँ है। उसके बाद 4 दीजिए, 5 भी आपके 2 हैं और 6 इसके अंदर है नहीं, 7 भी आपके पास 2 हैं और एक है 8। तो 3 3 6, 3 और 1 10। तो देखिए 4 4 आप कैंसिल कर दीजिए दोनों साइड से, आपके पास क्या बचेगा, क्योंकि मध्य लेना होता है, जो 9 होते तब तो सेंटर मिलता, 10 है तो आपके पास 2 अंक मिलेंगे। तो 4 + 5 बटे 2 कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 4.5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है, किसने दिया है, ये RA फिशर ने। यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षक हटाए जाएं तो केंद्र प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं। देखिए आपका, जब हम कोई नंबर है हमारे पास 1 2 3 4, अगर जब हम इसमें माध्य निकालते हैं, क्या मैं ध्यान से समझने की कोशिश करें, माध्यक निकालते हैं सॉरी, तो हम क्या बीच के 2 अंक लेते हैं। अब देखो अगर मैं दूसरा आंकड़े है मेरे पास 1 2 3 4 5, तो मेरे पास क्या 3 हो जाएगा आपका माध्यक, ठीक है, ये जिसे हम बोलते हैं मीडियन। और यहाँ पर क्या है, 2 + 3/2 कर लेते हो आप, यानी कि 2.5 हो जाता है। ये क्या आपका मीडियन है। आप क्या है अवरोही में लिखो या बढ़ते क्रम में लिखो, क्या है घटते क्रम में लिखो, अवरोही लिखो या आरोही लिखो, पर आपका क्या है, ये बीच का सेंटर हमेशा वही बना रहेगा। तो कुल मिलाकर क्या मीडियन आपको चेंज नहीं होने का, बाकी चीजें चेंज होगी। जहां पर मीडियन है उसे खत्म खत्म कर दो, ये भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, माध्य और बहुलक। क्योंकि माध्य और बहुलक क्या है, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, क्योंकि आप जब विलक्षण साइड हटा देंगे तो आपका माध्य और बहुलक चेंज हो जाएगा, बल्कि आपका मीडियन चेंज नहीं होगा। तो इतना हमने तीनों ऑप्शन कैंसिल करते हुए हमारा आंसर होगा, वो हो जाएगा फर्स्ट। 5 सेंटीमीटर बाजू वाले घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। देखिए इसमें क्या है कि 6 फलक होते हैं, 6 के 6 को आपने क्या कर लिया, कवर कर लिया कलर से, पर उसे क्या 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जा रहा है कितना, 5 सेंटीमीटर का। तो देखिए ये भी 5 है आपका, ठीक है, ये सब 5 5 है आपके। और इसे जब 1 सेंटीमीटर में काटेंगे तो आप देखिए 5 को आपको 5 खानों में बांटना है, 1 2 3 4 5, यानी ये 1/1 का आपके पास एक क्यूब मिलेगा। वो कह रहा है कि कितनों पर केवल एक फलक पर ही कलर होगा। देखिए जब इस कॉर्नर वालों को देखेंगे आप, इसके इधर भी कलर होगा, इस साइड भी कलर होगा, ऊपर इधर भी कलर होगा, इधर भी कलर होगा, ये भी कलर होगा, साइड के जितने भी है सब पर कलर होगा। पर ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो 9 आपको सामने दिखाई दे रहे हैं एक फलक में, इन पर आपको कलर नहीं, कलर एक ही साइड होगा, इनके बैक साइड में भी नहीं होने का, ऊपर भी नहीं होने का, ठीक है। और ये जो 9 है, क्योंकि 6 फलक है तो आपके 6 के 6 में 9 ही इस तरह के आपको ये कलर मिलेंगे। तो 9 छंग 54, यानी कि 54 क्यूब ऐसे होंगे आपके पास जिनके एक साइड में कलर होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ, इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए बाह्य कोण का जो फार्मूला होता है उसे आप याद रखो, बहुत इजी होता है, इसलिए मैं बाह्य कोण को लेकर चलता हूँ हमेशा, कि 360 जितनी भुजाएं उससे भाग कर दीजिए आप, तो ये आपका आ जाएगा 5 7 35 और 5 दूनी 10, मतलब 72 डिग्री का बाह्य कोण है। तो अंतःकोण क्या हो जाएगा आपका, अंतःकोण के लिए आप इसको 180 में से घटा दीजिए 72 डिग्री, क्या आपका 108 डिग्री हो गया। देखिए कैसा बनेगा आपका, कुछ इस तरह से बनेगा ना पंचभुज। अब देखिए अंत को बाह्य कोण की बात मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मेरा कितना निकल गया 72 डिग्री, तो जो अंदर बचा आपका ये कितना बचेगा 108 डिग्री। तो अंत कोणों का योग कह रहा है वो, तो क्योंकि टोटल कितने हैं मेरे पास 5 बनेंगे, इस तरह देखिए 1 2 3 4 5, इसे क्या करो 108 को इससे गुणा कर दो, आप 5 से गुणा कर दीजिए 108 डिग्री को, 8 पंजे 40 और 5 घन 540 डिग्री क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। खंभे की पूरी माप क्या है। देखिए जो आपको माप दी जाती है उसको हमें देखना रहता है वो कहाँ पर है। तो वो क्या कह रहा है 1/3 भाग खींचा गया, मान लिया यहाँ तक कीचड़ थी, ध्यान से देखिए ये पूरा कीचड़ था नीचे, ये क्या है कीचड़ वाला भाग है नीचे की साइड में, ये इसमें से आपने क्या करा 1/3 बाहर निकाल लिया।
तो देखिए जब हम 1/3 बाहर निकालेंगे, ये पूरा कीचड़ में था, अब हमने क्या करा, इससे बाहर निकाला, ठीक है। तो अब क्योंकि हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो मैंने क्या करा, इसके 1/3 हमने बाहर निकाला, तो 3 भाग करे हमने, 1 2 3, देखिए 1 2 3, इसका ये वाला भाग हमने क्या करा, ऊपर खींच लिया। 1/3 का मतलब है, यानी कि ये 1/3 भाग है, तो ये 2/3 नीचे रहा, और 2/3 भाग को कितना कह रहा है, वो 8 मीटर है। तो आप मुझे ये बताएंगे 1/3 कितना होगा, तो 4 मीटर ही तो होगा। देख लीजिए 2/3 8 मीटर है, तो चाहे 1/3 कितना, 4 मीटर होगा। यानी कि ये जो पार्ट है आपका, जिसे हम 1/3 भाग कह रहे थे, ये कितना हो गया आपका, 12 मीटर हो गया, नहीं हुआ। मतलब नीचे जो कीचड़ में भाग था वो आपका कितना है, टोटल भाग 12 मीटर है। अब एक खंबे का 4/7 भाग, यानी कि 4/7 भाग जो है, जिसे हम कह रहे हैं, ये आपका कितना है, 12 मीटर है। तो पूरा खंबा कितना होगा। अब देखिए क्योंकि ये तो भाग है, तो पूरा पूरा की बात करेंगे, तो पूरे की बात करने के लिए आप जरा ध्यान दीजिए, मुझे 12 चाहिएगा, तो 4 तिया 12 और 7 तिया 21, यानी कि ये 12 मीटर है। मैं इसे ऐसे लिख सकता था ना, इसको। तो देखिए ये क्या है, 12/7 या 21 बराबर 12 मीटर, ठीक है। तो अगर जो मैं मानू, तो अगर जो 12 मेरा भाग, तो टोटल कितना है, 21 है। अगर जो 12 मीटर है, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, 21 मीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 21 मीटर हो जाएगा। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर लेगा। देखिए ए प्लस बी कितने दिन में करे, 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में। तो इनका जो एलसीएम होता है, यही आपका पूरा कार्य होता है। ये क्या होता है, आपका पूरा कार्य होता है। तो आप देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15 और 5 चौक 20। तो यह 4 गुणा 3 गुणा 5 आपका आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। देखिए यहाँ से हम ये काम करते हैं, यहाँ से हम निकालते हैं क्षमता, यानी कुशलता उसकी कितनी है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इफिशियंसी। और ये जो इफिशियंसी होती है, ये क्षमता आपकी क्या होती है, कार्य बटे समय होता है। कार्य को समय से भाग करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। कार्य हमेशा आपका यही रहेगा जो आज इसमें मैंने लिखा है, एलसीएम। तो आप देखिए 12 से भाग करेंगे, 4 या 12, तो आपकी क्षमता कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। 15 के 5 या 15 तो 4 आ जाएगा, और 5 चौक 20, 20 से भाग करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। ये जो 5 है, ये ए प्लस बी की क्षमता है, और 4 है ये आपकी बी प्लस सी की क्षमता है, और 3 क्या आपकी सी प्लस ए की क्षमता है। तो इस तरह से मैं ये देख रहा हूँ कि 5 4 9, 9 और 3 12 जो है, ये आपकी 2 गुणा ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिला करके दुगने करेंगे तभी आपकी कितनी क्षमता होगी, 12 होगी। यानी कि 6 जो है आपकी, वो टोटल आपकी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ गई। पर मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मुझे ए से अकेले काम कराना, तो ए की क्षमता निकालनी थी मुझे। तो 6 बराबर ए प्लस बी सी की इसमें माइनस कर दीजिए, यहाँ 4 है, तो ए की कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। ए की क्षमता कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। तो देखिए जो कार्य है, सॉरी समय है, वो किसका निकालना है आपको, ए का निकालना है। और कार्य कितना है आपका, देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ साफ करेंगे तो कार्य अपूर्ण क्षमता। तो देखिए ए का समय निकालना है, तो कार्य तो आप उसे पूरा करवा रहे हो उसी काम को, तो उसी काम को तो यही है 4 गुणा 3 गुणा 5, और बटे में क्या आपकी क्षमता, क्षमता किसकी लोगे आप, एक ही लोगे, तो एक की क्षमता कितनी, 2 2 दूनी 4, तो 5 या 15 दूनी 30 दिन। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, 30 दिन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समावर्तक निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए जब एचसीएफ किसी भिन्न का निकालना होता है, तो हम क्या है, इसका जो एचसीएफ आएगा वो भी एक भिन्न ही होगी, ठीक है, वो भी एक भिन्न होगी। तो उसका जो अंश होगा, वो क्या होगा आपका, जो अंश का आपको एचसीएफ निकालना रहता है, और हर का क्या होता है, एलसीएम निकालना होता है, यानी कि अंश का, और ये क्या है, हर का। तो हर का आपको एलसीएम निकालना है, और अंश का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो यानी कि 14 42 21 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा इसका आपका। और 33 55 22 का एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए आपका 22 11 33 11 सब में कॉमन है, और 2 इधर 5 इधर, 2 पंजे 10 10 या 30, 30 गुणा 11 यानी 33 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो जो आपका टोटल में जो होगा एचसीएफ, टोटल भिन्न का, या जिसे हम कह सकते हैं अभिष्ट एचसीएफ, क्या होगा आपका 7/330।
ठीक है। 7 + 2√10 का वर्गमूल निकालना है। देखिए अगर जो आपको ये ध्यान हो कि a+b का स्क्वायर जो होता है a² + b² + 2ab होता, तो कुछ उस फॉर्मेट में हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। यानी कि इसकी वैल्यू तो 7 है और प्लस ये आपकी क्या है 2√ab की वैल्यू क्या है 10 है, √10 है। अब देखिए कैसे कर सकते हैं इसको हम, तो हम क्या कर देखते हैं कि √10 जो है √2 या √5 में हो सकता है, और तो इसके अलावा कुछ फैक्टर लग नहीं है, तो देखो √2 और √5 है भी हमारे पास, तो देख लेते हैं। √2 गुणा √5 हमने इसे लिखा, ठीक है। और यहाँ क्या है a का वर्ग यानी कि √2 का वर्ग प्लस b क्या है √5 का वर्ग, ठीक है। तो ये आपका 2 + 5 + 2√10 बन जाएगा, यानी कि ये 7 + 2√10 हो गया। यानी कि इधर हम देखें तो a आपका क्या है √2 है और b क्या है आपका √5 है। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और हमें क्या निकालना था, इसका वर्गमूल निकालना है। तो जो हमारे पास जो ये वैल्यू आई है, ये एक्चुअल में 7 + 2√10 की जो वैल्यू आई है वो आई है √2 + √5 का वर्ग। अब इसका क्योंकि वर्गमूल निकालना है किसका, √7 + 2√10 का क्या निकालना है आपको, वर्गमूल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इधर भी वर्गमूल लेंगे, √2 + √5 की घात का स्क्वायर। तो ये आपका स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी √2 + √5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा वनिष्ठ है, यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा। देखिए जो वर्ग है वो तो ये रहा आपका 4/3 4/, सब भुजाएं हैं, और इसके ऊपर क्या समबाहु त्रिभुज है, तो ये भी 4/3 4/, 4/3 ये जो है आपकी कॉमन है। तो जब परिमाप निकाल लेंगे तो परिमाप में क्या होता है, चारों तरफ घूमना, ये उपनिष्ठ है तो आप इधर तो घूम नहीं पाएंगे, आप इधर से चलेंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो आपको टोटल 4/3 जो है कितने मिलेंगे भुजाएं, 1 2 3 4 5 मिलेंगी। तो यानी कि आपके पास हो गया 5 चौक 20/3, यानी 3 × 18 2/3, अगर जो यूनिट आपकी सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, आपका आंसर हो जाएगा 3। देखिए इसमें क्या है कि कौन सी संख्या 99 से विभाजित होगी, तो 99 के रूल में हम क्या क्या देखना था कि जब 9 गुणा 11 यानी वो 9 से भी डिविजिबल हो और 11 से भी डिविजिबल हो। अब इसे देखने के लिए हम ये देख सकते हैं कि मोटा मोटा कि 9 से कौन सी डिवाइजिबल, पर 9 से लगभग इसमें ज्यादा होंगे, हम 11 को पहले चेक कर लेते हैं। तो 11 का क्या होता है कि ऑड प्लेस की जो वैल्यू उन्हें जोड़ते हैं और दूसरी जो ऑड प्लेस पे उन्हें हम माइनस कर लेते हैं, मतलब सम विषम पे जो स्थान पे जो अंक होते हैं उनके हम वैल्यू क्या करते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं उनका ऐड करके। तो 9 1 3 4 6 2, तो देखिए ये आपस में जोड़ेंगे 9 और 3 12 12 6 18 आ गया, ठीक है। ऊपर जोड़ो आप, तो ये आपका आ जाएगा 4 और 1 5 और 2 7, तो 18 और 7 का जो डिफरेंस है वो आपका या तो 9 होना चाहिए या 9 का मल्टीपल होना, सॉरी 11 का मल्टीपल होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर क्योंकि हमारा जो 11 है ये तो कहीं मल्टीपल मिल नहीं रहा, क्योंकि 11 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ तो हमारा 18 - 7 कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है। 18 - 7 11 आ रहा है। अब देखिए क्योंकि वो 11 आ रहा है तो ये सही है, मल्टीपल है 11 का, पर अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 9 के लिए लागू है या नहीं है, तो हमें क्या इनका अंक का योग करना पड़ेगा। तो अंक का योग देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 + 4 3 7 और 1 8, 8 से 14 15 16, तो ये आपका 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 11 से तो डिविजिबल है पर 9 से ये नहीं है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब अगला अंक देखते हैं हम 1 3 5 7 9 2, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 5 और 1 6, 9 और 6 14, 7 3 10 और 2 12, यहाँ भी आपका डिफरेंस कितना है 14 - 12 यानी 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा आपका। अगला अंक देखते हैं हम 1 1 4 3 4 5, तो देखिए इसे काउंट करिएगा, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 3 और 1 4 और 4 और 5 9, ये भी आपका, तो ये आपका आएगा 9 - 9 यानी 0। तो मैंने क्या बोला, या तो 0 हो या 11 हो, तो ये सही है, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है। पर अब 9 के लिए चेक करना पड़ेगा मुझे, तो 9 के लिए इसे चेक करते हैं, 4 5 6 3 9 5 4 9, यानी कि ये जो है 9 से भी डिविजिबल है, यानी 9 + 9 आ रहा है, ये 9 से डिविजिबल है। तो इसका आपका 9 से भी हो गया, यहाँ से 11 से भी हो गया, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। तो ये पाई क्या है, तो पाई आपकी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है ये अपरिमेय, आप देखिए जो पाई की वैल्यू होती है 3.14159265, और ये आपकी चलती रहती है, यानी कि ये आपका NTNR नंबर है, NTNR यानी कि
नॉन टर्मिनेटिंग, एक टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और ना ही रिपीट हो रहा है। जबकि अगर जो हम 22/7 की बात करें तो इसे हम क्या है, देखो P अपॉन Q के फॉर्म में लिख ले रहे हैं और Q आपका क्या है, 0 नहीं है, तो ये क्या है 22/7 आपका। और क्योंकि Q बराबर 0 नहीं, तो ये 22/7 का परिमेय है, ठीक है। और कहीं कहीं पर क्या पाई, क्योंकि पाई बराबर हम 22/7 लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि 22/7 परिमेय है तो पाई भी परिमेय होगा, नहीं। 22/7 पाई जो है वो आपके लगभग बराबर है 22/7 के, न कि पाई की वैल्यू आपकी 3.1415926 पाई जाती है, जबकि 22/7 को आप सरल करेंगे तो ये आपके आएगी 3.142857, फिर आपकी 142857 आपकी चलती रहेगी, यानी कि ये आपका क्या 3.142857, ये क्या है आपका बार लग जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है, तो ये नंबर कैसा है, नो टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, एनटीआर है। और सारे एनटीआर नंबर क्या होते हैं आपके, ये परिमेय होते हैं, ठीक है। और एनटीआर नंबर क्या होते हैं आपके, अपरिमेय होते हैं। तो यहाँ पर जो है पाई आपका परिमेय है और पाई 7 का आपका परिमेय है, और पाई क्या है, अपरिमेय है, ये आपको ध्यान रखना है। Thanks for watching Biru Tutorials Nursing Society. Don't forget to subscribe my channel Biru Tutorial Nursing Society. अगर जो आपको और टॉपिक जो मैंने लेक्चर में कवर किए हैं पिछले लेक्चर में, तो आप देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, और जो आने वाले टॉपिक हैं वो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।